as we know that in linguistics, grammar is divided into two parts. लिंग्विस्टिक्स के अंदर ग्रामर कितने पार्ट्स में तकसीम होती है? दो पार्ट्स में। और वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वन इज कॉल्ड morphology and other is called syntax. ये दो जो हैं वो हमारे पास you can say पैरामीटर्स हैं जो मोर और लेस ग्रामर के साथ एसोसिएटेड। When we you can say talk about morphology, morphology can be defined as the science of words. Morphology को हम क्या कहते हैं? It is to be entitled as in the science of words. ये अल्फाज की साइंस है कि how the words are formed, अल्फाज जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, लैंग्वेज के अंदर नए अल्फाज का इजाफा जो है वो किस तरह से होता है, जबकि जो सिंटैक्स है that is what we call syntax is called science of sentences or sentence structure. ये दोनों जो हैं वो टिपिकली एक दूसरे के साथ जो है वो इंगेज है। मोर और लेस जब हम लोग बात करते हैं इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड इज स्मॉलेस्ट grammatical unit of syntax, कि वर्ड जो है वो किसी भी सिंटैक्स का, आई मीन टू से किसी भी सेंटेंस का जो है वो स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है। Whereas morpheme is the smallest unit, smallest meaningful unit of a word or grammar. कि ग्रामर का जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है
वो मॉर्फीम है कि मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ ग्रामर या वर्ड, दोनों ही मतलब बात कर सकते हैं। जबकि वर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट जो है वो सिंटैक्स का है। कुछ चीजों को अब यहां पे समझने की बात होगी। जारी सी बात है कि अगर सपोज मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, जो मतलब मैं एक पूरे सेंटेंस के साथ में इसको जो है वो इंगेज करूंगा, और हम लोग इसको आसानी से मतलब पुअर जॉन रैन अवे, तो इसमें से कोई भी आप लफ्ज चुन लें, ये इस सेंटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। कि इस सेंटेंस को, इस यू कैन से सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर को अगर हम लोग जो है वो एंगेज करते हैं, तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगा दैट वुड बी पुअर, हो सकता है जॉन, हो सकता है रैन और अवे। जबकि जो मॉर्फीम है हम इसको कुछ यूं जो है वो कह सकते हैं कि लेट्स सपोज इफ वी यू कैन से टेबल्स आर डर्टी, मेज जो है वो क्या है, गंदे हैं। तो अब इसमें आप अंदाजा कर सकते हो कि टेबल जो है, ये जो एस है ये मॉर्फीम है, टेबल बी मॉर्फीम है, और एस जो है वो भी मॉर्फीम है। चूंकि इस एस ने असल में इस टेबल के अंदर क्या कर दिया है, इजाफा कर दिया है। इसी तरह के साथ देयर आर मैनी लार्ज ट्रीज, कि वहां बहुत से जो हैं वो दरख्त मौजूद हैं, लंबे दरख्त, बड़े दरख्त जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हो कि जब आप ट्री प्लस एस लिखते हो तो इट मींस कि आप क्या कर रहे हो, दो मॉर्फीम्स को अलग अलग कर रहे हो। तो अब हम लोगों ने इस बात को यहां पर ऑब्जर्व किया कि मॉर्फीम मोर और लेस वो होगा जो बुनियादी तौर पर किसी भी लफ्ज में मतलब जब वो कुछ इजाफा कर ले। सपोज हर स्टोरी appeared to me false one, उसकी मुझे कहानी जो है वो झूठी लगी। तो अब हर स्टोरी, अब आप अंदाजा करो कि अपीयर प्लस ईडी, ये जो है वो फिर से दो मॉर्फीम को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपीयर एंड ईडी। तो हर स्टोरी अपीयर्ड मी फॉल्स वन, उसकी कहानी मुझे जो है वो क्या नजर आई है, झूठी लगी। तो इस ईडी ने उसमें कुछ ना कुछ क्या किया है, इजाफा कर दिया। कि अब मॉर्फीम कब तक मुमकिन होगा, जब तक आप उसकी कटिंग कर सकेंगे। आप ये अंदाजा कर लें कि इस पूरे जो जुमला है इसमें किसी और लफ्ज की कटिंग नहीं हो सकती, कि कटिंग होने के बाद मॉर्फीम काटने की यह शर्त होती है कि कटिंग होने के बाद जो लफ्ज बाकी बचे वो मीनिंगलेस नहीं रहना चाहिए। सपोज ये एस मीनिंगलेस नहीं है, आप इसको कैट के साथ मिला देंगे तो वो कैट्स हो जाएगा, आप बॉय के साथ मिला देंगे तो वो बॉयज हो जाएगा, आप जो है वो यू कैन से स्कूल के साथ मिला दें स्कूल हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सपोज इफ यू से आप ये लफ्ज लिखते हैं फिशी, तो आप ये कह दें
कि जनाब इसमें ये जो फिश है ये अलहदा मॉर्फीम है और जो वाई है वो अलहदा मॉर्फीम है। नो, चूंकि मॉर्फीम काटने के बाद ये शर्त है कि मॉर्फीम जो है वो फिर भी वो सेंस ना खोए। आप अपीयर और अपीयर्ड आपने खत्म किया, लेकिन अपीयर की सेंस फिर भी वही मौजूद है। लेकिन आप फिश और वाई को अलग अलग कर देंगे तो फिशी, व्हाट इज समथिंग फिशी? दैट व्हाट वी कॉल सस्पिशियस, समथिंग दैट वी कॉल इर्रेगुलर, स्ट्रेंज, डेवियस। लेकिन जब आप फिश की बात करते हो तो ये आपका मतलब जो है वो टोटल, इट कैन बी एंगल, गो फॉर फिशिंग, कास्ट अ लाइन, कैच फिश, ट्रॉल, सर्च, सीक, मतलब ये। और अब आप ये अंदाजा कर सकते हो कि इस फिशी का और इस फिश का मतलब बिल्कुल बदल के रह जाएगा। सो मॉर्फोलॉजी में आज हम लोग या यहां से अब हमारे जो सेक्शंस शुरू होंगे वो मॉर्फोलॉजी के हवाले से, साइंस ऑफ वर्ड्स के हवाले से के साथ हम बात करेंगे। तो ये एक बात याद रखना है कि जब आप मतलब ये देखते हैं कि ये एक मॉर्फीम है, तो मॉर्फीम के लिए ये सबसे बड़ी शर्त है। मॉर्फीम के लिए सबसे बड़ी शर्त जो है वो क्या है कि जब आप उनको काटें तो उनकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर उनके काटने से सेंस चेंज हो जाएगी तो ये अंदाजा कर लीजिएगा कि वो मॉर्फीम नहीं रहेगा। सो जब भी हम बात करते हैं कि ग्रामर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर विल बी कॉल्ड मॉर्फीम। मॉर्फीम आगे से आपके पास दो तरह के होंगे जब आप बात करोगे, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। आगे जाके इंशाल्लाह इसकी मैं वैसे फर्दर टाइप्स के ऊपर भी बात करूंगा। फ्री मॉर्फीम क्या है? जो इंडिपेंडेंटली आ सकते हैं, लाइक ट्री है, टेबल है, इसी तर्ज के साथ यू कैन से फिशी है, ये फ्री मॉर्फीम है। बाउंड मॉर्फीम वो है कि जो तनहा नहीं आएगा, जैसे ईडी, ये तनहा नहीं आएगा, आपका एस तनहा नहीं आएगा, ये हमेशा किसी ना किसी फ्री मॉर्फीम के साथ जुड़ के जो है वो आएगा। लाइक ये आपका डिसअपीयर, ये आपका बाउंड मॉर्फीम है, अपीयर आपका फ्री मॉर्फीम है, और डिस जो है वो कभी भी तनहा नहीं होगा। आप इस डिस को किसी और के साथ, डिस इंफॉर्मेशन, डिसमिस, ये तो वैसे डिसमिस जो है वो एक पूरा मतलब जो है वो लफ्ज है। हम तो डिसअपीयर, डिस इंफॉर्मेशन, तो ये अब हम लोग अंदाजा कर सकते हैं कि जो आपका फ्री मॉर्फीम होगा वो इंडिपेंडेंटली आ सकता है, जबकि बाउंड मॉर्फीम को किसी ना किसी फ्री मॉर्फीम की क्या होगी, जरूरत होगी। तो अब से एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि वर्ड स्मॉलेस्ट, you can say unit of syntax, वर्ड जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंटैक्स, सिंटैक्स, जबकि मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड और ग्रामर। कि हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट जो टर्म यूज की जाती है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। और जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर दो चीजों का मजमूआ है, और ये बात मैंने जब लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक पढ़ा रहा था तब भी मैंने कैटेगोरिकली आपको कही थी
कि ग्रामर जो है वो दो चीजों का मजमूआ है, एक मॉर्फोलॉजी और दूसरा क्या है, सिंटैक्स। हियर वी गो विद दिस कॉन्सेप्ट कि अब हम इसको मतलब जो है वो फर्दर कैरी करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से एसोसिएट है। जी Morphology is the science and study of the smallest grammatical units of language and of their formation into words. grammatical units of language and their formation into words, ये अल्फाज कैसे बनते हैं, including inflectional, derivational and composition। जी According to Dorfman, morphology is the study of the ways and methods of grouping sounds into sound complexes or words of definite, distinct, conventional meaning. हाँ, तो ये Bloomfield बुनियादी calls तौर पर it the क्या है study. कि डॉफन के मुताबिक मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वेज एंड मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग साउंड्स, कि जब हम साउंड्स को क्या करते हैं आपस में ग्रुप कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो बात की जाती है वो मोर और लेस जो है कि किस तरह से मुख्तलिफ साउंड जो है वो मतलब किस तरह से आपस में इंगेज होती है, तो और वो एक कैसे मीनिंगफुल साउंड जो है वो बनाती है। तो आपका जो मॉर्फीम, जैसा कि मैं पीछे एग्जांपल में भी बता रहा था कि जो है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वहां पर भी मतलब जो है वो हम लोगों ने वो जो हमारा मॉर्फीम होगा वो मोर और लेस जो है वो इस बात की निशानी है कि वो एक मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस नहीं है। तो स्मॉलेस्ट यू कैन से ग्रामेटिकल जो यूनिट है हमारे पास, दैट इज मॉर्फीम, और स्मॉलेस्ट यूनिट इन द सेंटेंस जो है वो वर्ड कहलाएगा। जी Bloomfield calls it the study of the construction. कि वर्ड जो है दैट इज आल्सो यू कैन से इन्वॉल्वड एज एन मॉर्फीम, लेकिन समहाउ एक वर्ड दो मॉर्फीम पर भी मुश्तमिल हो सकता है, डिसअपीयर एंड डिसअपीयर। तो ये मोर और लेस जो है वो मतलब जो है वो नजर आता है। तो जब आप ग्रामेटिकल यूनिट की बात करेंगे स्मॉलेस्ट, तो वो फिर आपका मॉर्फीम कहलाएगा। जी Bloomfield calls it the study of the constructions in which sound forms appear among the constituents. Broadly speaking, morphology is the study of patterns of word forms. वो कहता है स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कि किस तरह से साउंड जो हैं वो यू कैन से फॉर्म्स अपीयर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान जो साउंड है वो कैसे हमारे सामने आती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ वर्ड फॉर्म्स, कि ये स्टडी है कि जो वर्ड फॉर्म्स हैं वो किस तरह से मतलब इंगेज होती हैं। तो इट स्टडीज हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म, अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं, वेयर दे ओरिजिनेट, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, व्हाट देयर ग्रामेटिकल फॉर्म्स आर, उनकी ग्रामेटिकल फॉर्म्स क्या हैं, what the functions are prefixes, prefixes के क्या function है, suffixes के क्या function है in the formation of words, word की formation में, और on what basis the parts of speech of you can say particular language are formed, कि किन मतलब जो है what the functions are prefixes and suffixes in the formation of words, and what basis, किन basis के ऊपर the parts of speech of a particular language are formed, के parts of speech जो हैं वो किसी भी you can say particular language के ऊपर जो वो फॉर्म किए जाते हैं। तो हाउ द सिस्टम्स ऑफ जेंडर, नंबर, प्लूरल एटसेट्रा फंक्शन, एंड हाउ एंड व्हाई द वर्ड फॉर्म चेंज, के वर्ड फॉर्म चेंज जो है वो किस तरह से होती है। जी Morphology is a level of structure between the phonological and the हमारा जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, हम जो जिसके साथ मतलब जो वो जुड़ते हैं कि अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं, वो नए अल्फाज का ओरिजिन कैसे होता है, फिर उनकी ग्रामेटिकल फॉर्म्स क्या हैं, फिर इसी तरह से प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, मतलब जिस तरह से डिसअपीयर मैंने लगाया, फिर इसी तरह के साथ डिसअपीयर्ड, तो सफिक्स क्या होता है, फिर ऑन व्हाट बेसिस द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज आर फॉर्म, हाउ द सिस्टम्स ऑफ जेंडर, नंबर, प्लूरल जो हैं मुज़क्कर मुअन्नस, फिर नंबर्स एंड प्लूरल जो वो कैसे, और फंक्शन एंड हाउ दे एंड व्हाई आर वर्ड फॉर्म चेंज। जी morphology is a level of structure between the phonological and the syntactic. अब It ये is दो चीजें complementary to समझते हैं, syntax. मॉर्फोलॉजी इज अ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। ये दो जारी सी बात है कि आप जैसा कि मैं मिसाल भी दे रहा था
कि इसमें दो चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही थी जब हम लोग इस एग्जाम्पल को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। जब हम इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सामने ये बात बड़ी वाजिया नजर आती है कि हम लोग मतलब ये देखते हैं कि किस तरह से जो है वो मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स जो है वो आपस में मतलब जो है मॉर्फोलॉजी में मतलब जो साउंड्स जो हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्ट होती है। तो जैसे आप अंदाजा कर सकते हैं ये टेबल्स हमारे सामने लिखा हुआ है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड। तो ये साउंड कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर जो है वो सब कुछ स्टैंड करता है। एंड वी डू ऑब्जर्व कि ये जो साउंड कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से आपस में कनेक्ट होता है और इनकी आपस में जो जो एंगेजमेंट है वो किस तरह से है कि जैसे ट्रीज, तो आप अंदाजा कर सकते हैं ये पहले साउंड्स हैं और फिर इसके बाद ये साउंड्स आपस में कनेक्ट होके एक ट्री मॉर्फीम दे रही हैं और फिर ट्रीज। तो नेचुरली ये सबसे पहले जो है वो साउंड्स हैं और साउंड जो है वो मॉर्फीम को मतलब वर्ड को जनरेट कर रही हैं और उसी में से हमारे पास जो है वो जो है वो जो है वो हम उसमें से मॉर्फीम निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से ट्रीज है, ये दो मॉर्फीम्स हैं, ट्री जमा एस, तो ये दो मॉर्फीम का मजमुआ है जबकि ये एक वर्ड है। सो मोर और लेस ये असल में सारे का सारा जिस तरह से हम अभी देख भी रहे हैं कि ये सारा सिस्टम जो है वो मोर और लेस फोनोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिकल इन दो चीजों का मजमुआ है। जिस तरह से देयर आर मेनी लार्ज ट्रीज, तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से ग्रामेटिकल यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करके सिंटैक्टिकल ऑर्डर बनाया गया है। और ये बात याद रखिएगा कि जब तक मॉर्फोलॉजी नहीं होगी, आप मॉर्फोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक सिंटैक्स को आप कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। सिंटैक्स को कंप्रीहेंड करने के लिए देयर इज अ नीड, कि एक जरूरत है कि आप मतलब जो है वो किस तरह से जो है वो आपस में चीजों को इंगेज करें। जी, Morphology is the grammar of words, syntax the grammar of sentences. यानी कि One जो accounts for the मॉर्फोलॉजी असल internal में ग्रामर, structure. जैसा कि मैं बता रहा था, दो चीजों का मजमूआ है, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। तो मॉर्फोलॉजी द ग्रामर ऑफ वर्ड्स या साइंस ऑफ वर्ड्स और सिंटैक्स इज द साइंस ऑफ सेंटेंसेस और ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। जी, One accounts for the internal structure or form of words, typically as sequences of morphemes. हाँ, कि The other मॉर्फीम describes का how जो these. सीक्वेंस है वो क्या होगा, यानी कि हम लोगों ने जिस तरह से मतलब कि पीछे ये देखा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम ट्रीज लिख रहे हैं तो ये लफ्ज ऐसा क्यों नहीं बना, आखिर क्या वजह है कि जो है वो ये ऐसा क्यों नहीं लफ्ज बोला गया, जबकि ये ट्रीज क्यों, हमने इस मॉर्फीम को एस को पहले क्यों नहीं लगाया, ये हमने ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया है, आखिर क्यों ट्रीज ही बोला जाता है। तो ये असल में वो सारी मिसाल है कि किस तरह से जो है वो अदर डिस्क्राइब हाउ दीज वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन सेंटेंसेस, कि ये जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से मतलब जब वो सेंटेंसेस में एंगेज होते हैं। सो मोर और लेस व्हेनेवर वी ऑब्जर्व वी डू से कि मॉर्फीम की जो पोजीशन है वो क्या है, हाउ दे आर इन्वॉल्व, वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से उनकी एंगेजमेंट जो है वो होती है। जी, The other describes how these words are put together in sentences, a discussion of how plurals are formed. For example, would belong to morphology, while a discussion of prepositional phrases would belong to syntax. हाँ, जो The way प्रेपोजिशनल morphemes फ्रेजेस हैं combine. वो सिंटैक्स के साथ हैं, जबकि आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो प्लूरल्स हैं वो मॉर्फोलॉजी के साथ हैं। तो द वे मॉर्फीम्स कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी, कि जिस तरह से मॉर्फीम जो हैं वो अल्फाज को बनाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स, कि किस तरह से वर्ड्स को जो है वो कंबाइन किया जाता है, वो मॉर्फोलॉजी ऑफ ए लैंग्वेज। तो मॉर्फोलॉजी देयरफॉर रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ये फॉर्म ऑफ वर्ड्स को रेफर करती है themselves in the language system, whereas syntax refers to the form of arrangement of words, कि जो syntax है वो मतलब जो है वो refers to the form of arrangement, the arrangement of words in you can say phrases and sentences, कि मुख्तलिफ phrases and sentences के अंदर जो अल्फाज है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो agreement for example is a morphological feature, agreement जो है वो एक morphological feature है, एंड वर्ड ऑर्डर इज अ सिंटैक्टिक फीचर, जो वर्ड ऑर्डर है वो बुनियादी तौर पर एक सिंटैक्टिक फीचर है ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। तो मॉर्फोलॉजी इज नॉट ओनली द सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म्स, तो मॉर्फोलॉजी क्या है, ना सिर्फ ये सिंक्रोनिक स्टडी है ऑफ वर्ड फॉर्म बट इज आल्सो द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड फॉर्म, कि ये जो है वो स्टडी है ऑफ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड, के वर्ड फॉर्म जब वो कैसे डेवलप होते हैं। सो इट इज बोथ a synchronic and a diachronic study,
कि ये सिंक्रोनिक भी है और डायाक्रोनिक भी है ऑफ द वर्ड फॉर्म्स। व्हेन इट इज ओनली सिंक्रोनिक इट इज कॉल्ड मॉर्फोमिक्स। कि जब हम लोग सिर्फ इसको सिंक्रोनिक में जाएंगे तो फिर ये मॉर्फोमिक्स होगी। लेकिन जब हम लोग ये देखेंगे कि पास में, जैसा से आपने चौसर को देखते हैं तो वो लफ्ज स्वीट के लिए सूटे यूज करता है। तो अब आपने थ्रू द हिस्ट्री आपने देखना है कि अल्फाज किस तरह से जनरेट होते हैं, अल्फाज कैसे पास्ट में कैसे थे। फिर हम एटमोलॉजी को देखते हैं कि लफ्ज कैसे ओरिजिनेट होता है। अगर तो आप थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर हम लोग इसको देखेंगे तो फिर ये जो है वो ये डायाक्रॉनिक मॉर्फोलॉजी जो है वो कहलाएगा। लेकिन जब हम लोग सिर्फ कंटेम्प्रेरी इरा में अल्फाज का जायजा लेंगे कि अल्फाज किस तरह से मौजूद हैं तो फिर ये मॉर्फोमिक्स कहलाएगा। तो आज के दौर में वर्ड फॉर्मेशन और वर्ड की जो सिचुएशन है जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो ये मॉर्फोमिक्स कहलाता है। तो morphological analysis is the observation and description of the grammatical elements in a language by studying their form and function, their phonological variants and their distribution and mutual relationship within larger stretches of speech. It may be either synchronic or diachronic or maybe both synchronic and diachronic. ये दोनों फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे सामने एग्जिस्ट कर सकता है। So more or less whenever we talk about you can say जो है वो हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी को, तो मॉर्फोलॉजी ये मोर और लेस मतलब जो है वो फोनोलॉजी को भी इंगेज करती है और यू कैन से जो है वो सिंटैक्टिकल ऑर्डर को भी जो है वो इंगेज होता है कि किस तरह से जो है वो अल्फाज जनरेट होते हैं, साउंड से अल्फाज बनते हैं या मॉर्फीम जनरेट होते हैं और मॉर्फीम से आगे जो है वो सेंटेंसेस जो है वो फॉर्म किए जाते हैं।